हेलो। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी ने ट्रेड कैसे स्टार्ट किया इस बंगाल में और आसपास के रीजन में, कैसे उसने अपनी पकड़ बनाई, आसपास के रीजन को कैसे अपने कंट्रोल में लाया, कैसे टेरिटोरियल एक्सपेंशन की पॉलिसी अपनाई। ये सब चीज़ें इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पहले जानते हैं कि भाई फर्स्ट फैक्ट्री उन्होंने कहाँ पे स्टेब्लिश की। तो याद रखना, फर्स्ट फैक्ट्री उन्होंने स्टेब्लिश की बंगाल में, हुगली रिवर की। कौन सी रिवर? हुगली रिवर, इन 1651। ये कहाँ पे थी? बंगाल में। ओके, सिंपल एकदम। दिस वॉज द बेस फ्रॉम विद द कंपनी ट्रेडर्स नोन एट द फैक्टर्स। अब यहाँ पे एक ऑफिस भी सेटअप कर लिया इन्होंने एक वेयर हाउस भी सेटअप कर लिया। और जो मर्चेंट्स थे और जो ट्रेडर्स थे, जो मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स थे, उनको भी यहाँ पे बुला लिया ताकि भाई उनको भी ज़्यादा दिक्कत ना हो सामान लेने में, और ब्रिटिशर्स को भी इतनी डिफिकल्टी ना हो कि भाई उनके वहाँ तक रीच करे। भाई कहीं पे जैसे ट्रेडर कहीं और जगह है तो वहाँ पे जाए, उनको बेचे, उनसे वो अपने जो प्राइसेस वगैरह वो ऊपर नीच करवाए। ये सब चीज़ें ना ब्रिटिशर्स को लगा भी यहीं पे कर देते हैं, उनको शिफ्ट यहाँ पे कर देंगे तो उनके लिए भी इजी, हमारे लिए भी इजी। और 1696 तक उन्होंने फोर्टिफिकेशन स्टार्ट कर दिया। और देखना, ये एक मेजर रीजन बनेगा बैटल का। जो भी बैटल होगी ना, बैटल्स आ गई, उस सब में सबसे मेन रीजन फोर्टिफिकेशन है। पर एक तो तुम कोई भी हो, कोई भी राजा है, जैसे किसी टेरिटरी में रह रहा है और उसी टेरिटरी में कोई कंपनी आ रही है और अपना किला बना रही है, फोर्टिफिकेशन कर रही है, तो उसके लिए नुकसान है ना। वो अपने आप डेंजर फील करेगा उनसे, क्योंकि अपने आप ही उन्हें लगेगा भाई अगर ये आज फोर्टिफिकेशन कर रहे तो कल अटैक भी कर सकते हैं। सो यही रीज़न था सबसे बड़ा कि भाई आगे जो भी बैटल्स होगी, लाइक बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, इन सब का कहीं ना कहीं एक रीज़न यही रहेगा कि जो कंपनी है उन्होंने अपनी खुद की मर्जी से फोर्टिफिकेशन करना स्टार्ट कर दिया, खुद की मर्जी से अपने रूल्स एंड रेगुलेशन लगाने स्टार्ट कर दिए, और वो वहाँ के राजाओं को पसंद नहीं आई। बस दैट्स इट। इट बिगन बिल्डिंग अ फोर्ट अराउंड द सेटलमेंट। ये हमने फोर्टिफिकेशन देख लिया। 2 साल बाद 2 साल बाद मुगल ऑफिशियल इंटू गिविंग द कंपनी जमींदारी राइट्स ओवर 3 विलेजेस। अब 2 साल बाद कंपनी ने 3 विलेजेस के जमींदारी राइट्स दे दिए कंपनी को। मुगल्स ने कंपनी को दे दिए 3 विलेजेस के जमींदारी राइट्स। मतलब 3 विलेजों में तुम जाके रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हो। क्या? रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हो, और वहाँ की जो भी टैक्स वगैरह है उसको अपने लिए यूज कर सकते हो, और बदले में थोड़ा वो जो टैक्स है तुम्हें मुगल एम्परर को देना पड़ेगा। क्योंकि उस टाइम कौन था? औरंगजेब। औरंगजेब इज द लास्ट पावरफुल रूलर ऑफ मुगल, जो हमने शुरू में पढ़ा था। और इसके बाद लेटर मुगल एम्परर से वो बहुत वीक थे, उसका इनको अच्छा सा फायदा मिलेगा, देखना आगे तुम। वन ऑफ दीज वॉज कैलिकता, और जो एक उनमें से गांव था वो कलिकत्ता का था, और जिसे हम आज कोलकाता बोलते हैं या कलकत्ता। तो उन्होंने और भी प्रसूट करने की ट्राई की, औरंगजेब को भी प्रसूट किया कि तुम एक फरमान कर दो जारी, जिसमें ड्यूटी फ्री टैक्स हो, अरे ड्यूटी फ्री ट्रेड हो हमारा। ड्यूटी फ्री मतलब वो कहीं भी जाए, कहीं भी आए, कोई भी ट्रेड करे, या फिर यहाँ से बाहर एक्सपोर्ट करे चीज़ों को, बाहर से यहाँ एक्सपोर्ट करे, इंपोर्ट करे, तो उन पे उन्हें टैक्स ना देना पड़े। तो ये भी उन्हें प्रसूट करने की ट्राई की, और प्रसूट हो भी गया था औरंगजेब, और उसने एक फरमान जारी भी कर दिया। औरंगजेब फरमान फॉर इंस्टेंस हैड ग्रांटेड ओनली द कंपनी। अब उन्होंने कहा, औरंगजेब ने कहा कि भाई कंपनी अपने हिसाब से, भाई कंपनी का जो ऑफिशियल ट्रेड है वो तो ड्यूटी फ्री कर देंगे, बट जो कंपनी अपना एक प्राइवेट ट्रेड, जैसे होता है ना कोई बिजनेस में, भाई बिजनेस में जैसे टैक्स छुपाते हैं, कई लोग टैक्स छुपाते हैं, तो भाई कुछ तो विजिबल होता है और कुछ वो छुपाते हैं। लाइक जैसे किसी की भाई 15 लाख इनकम है, ओके, इनकम है पर ईयर, तो जो डॉक्यूमेंट है उसमें 10 लाख ही बता रहा है, और 5 लाख अपने लिए बचा रहा है, एक्स्ट्रा बचा रहा है, क्योंकि 10 लाख पे टैक्स लगेगा, 5 लाख पे नहीं लगेगा, 5 लाख पे। तो ये सब कंपनी करती थी भाई। जैसे मुगल को तो मुगल रूलर्स थे, उन्हें तो बताते थे भाई इतना का ट्रेड करे, यही ट्रेड है अपना फाइनल, लेकिन वो साथ में अपना प्राइवेट ट्रेड भी करते थे जिन पे वो टैक्स देने से बच रहे थे। तो मुगल रूलर ने साफ बता दिया कि भाई तुम्हें ये सब फॉलो करना पड़ेगा, अदरवाइज आई विल अटैक ऑन यू। तो उन्हें माननी पड़ी बात। दिस दे रिफ्यूज टू पे, कॉजिंग एन इनॉर्मस लॉस रेवेन्यू फॉर बंगाल। अगर वो ऐसा नहीं करते, क्योंकि ऐसा किया उन्होंने भाई, जब कुछ जो प्राइवेट ट्रेड कर रहे थे, वो प्राइवेट ट्रेड कर रहे थे, उस पर उन्हें टैक्स देना पड़ा, या फिर वो थोड़ा बहुत टैक्स दे रहे थे, पहले तो एकदम ही नहीं दे रहे थे। तो उसकी वजह से क्या हुआ भाई, मुगल रूलर को पता चला भाई ये प्राइवेट अलग से अपना ट्रेड चला रहे हैं, तो इसकी वजह से उसने भी वो फरमान में वही चीज़ डाली जो उसे पता थी। तो उसकी वजह से कंपनी को बहुत ही बड़ा लॉस हुआ, इनॉर्मस मतलब बहुत ही बड़ा। अब ट्रेड
और बैटल्स के बीच क्या रिलेशन है भाई। हाउ ट्रेड लेड टू बैटल्स, भाई ट्रेड के कारण बैटल्स क्यों बढ़ रहे थे। अब देखो, थ्रू द अर्ली 18th सेंचुरी द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द कंपनी एंड द नवाब्स ऑफ द बंगाल इंटेंसिफाइड। अब 18th सेंचुरी की शुरुआत में जो कॉन्फ्लिक्ट थे, जो झगड़े थे दोनों के बीच पे, कंपनी और नवाब के बीच में, वो बढ़ने लगे आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब। अब शुरू में हमने बताया था औरंगजेब की डेथ कब हुई थी, 1707 में, दैट्स इट। तो अब औरंगजेब की डेथ हो गई तो उसके बाद की भाई जो रूलर्स है वो अपना आप ही वीक होंगे, तो उसका फायदा किसे मिलेगा, इनडायरेक्टली रॉबर्ट क्लाइव जैसे ब्रिटिशर्स को। यही देखना आगे बैटल ऑफ प्लासी में यही सेना से हरा देगा, बैटल ऑफ प्लासी को जीत लेगा। और बैटल ऑफ प्लासी इज द फर्स्ट वॉर, ओके, जिसमें ब्रिटिशर्स को इंडिया में आने का मौका मिला। अपने जो कदम थे वो इंडिया में रखे, उन्होंने जो पॉलिटिकल अपने अफेयर्स थे उनमें इंटरफेयर करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। The Bengal Nawabs asserted their power and autonomy as other regional powers were doing at the time. At that time, मुर्शिद कुली खान was followed by, अब बंगाल के रूलर्स की नवाब की बात हो रही, तो बंगाल के नवाब जैसे मुर्शिद कुली खान हो गए, उसके बाद अली वर्दी खान आए, फिर सिराजुद्दौला आया। तो इन सब के बारे में, इन सब ने भी अंग्रेजों का विरोध किया था, ब्रिटिशर्स का। ईच वन ऑफ देम वाज स्ट्रॉन्ग रूलर। अब ये सब स्ट्रॉन्ग रूलर थे। द रिफ्यूज टू ग्रांट द कंपनी कंसेशन, इन्होंने साफ मना कर दिया कि भाई आप राजी हो चाहे नाराज हो, हम आपको कंसेशन नहीं देने वाले। आपको हमें टैक्स देना पड़ेगा क्योंकि हमें भी पैसा चाहिए। ऐसा नहीं है भाई हम आपको ड्यूटी फ्री कर देंगे। शायद इन्हें पता होगा भाई इनकी क्या नीति है, क्या पॉलिसी चल रही है अंग्रेजों के दिमाग में। The refused to grant the company concession, demanded large tributes for the company's right to trade, denied it any right to mint coins and stopped it from extending its fortification। अब देखो फोर्टिफिकेशन के लिए मना कर दिया, बट इनके भी क्या है, दिमाग में कुछ और ही चल रहा था, तो ये भी स्टार्ट करेंगे फोर्टिफिकेशन जानबूझ के। तो accusing the company of deceit, they claimed that the company was depriving the Bengal government of huge amounts of revenue and the undermining the authority of नवाब। फिर भी अंग्रेज माने नहीं, तो नवाब को लगा तो ये तो अंडरमाइनिंग कर रहे हैं मेरी अथॉरिटी को। इट वाज रिफ्यूजिंग पे टैक्स, अब उन्होंने टैक्स पे करने से भी मना कर दिया। राइटिंग डिसरेस्पेक्टफुल लेटर, उन्होंने डिसरेस्पेक्टफुल लेटर भी लिखे, ट्राइंग टू दी ह्यूमिलेट द नवाब एंड हिज ऑफिशियल। अब नवाब और उसके ऑफिशियल को भी ह्यूमिलेट करने लगे, डिसरेस्पेक्टफुल लेटर लिखने लगे। अपने आप ही वो इंसाइट कर रहे हैं, नवाब को इंसाइट कर रहे हैं कि भाई आओ हमें मारो, आप बेल मुझे मार वाली बात है ये तो। द कंपनी ऑन इट्स पार्ट डिक्लेयर्ड दैट द अनजस्ट डिमांड्स ऑफ द लोकल ऑफिशियल्स वर रनिंग द ट्रेड ऑफ द कंपनी एंड ट्रेड कुड फ्लरिश ओनली इफ द ड्यूटीज वर रिमूव्ड। अब उन्होंने शर्त रखी कि भाई ट्रेड तभी चलेगा जब ड्यूटीज हटाओगे। Okay, it was also convinced that the expand trade it had to enlarge its settlement by villages and rebuild its forts. The conflict led to confrontation finally culminated in the famous battle। फिर मतलब दोनों के बीच की टसल चलते रहे, क्या दोनों के बीच टसल चलते रहे भाई। नवाब बोल रहा है ऐसा करो, अंग्रेज बोल रहे ऐसा करो, तो इसी वजह से फिर एक बैटल हो ही गई, बैटल ऑफ प्लासी। और ये हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक समझ में आया तो एक लाइक कर देना भाई, मुझे भी अच्छा लगेगा, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा आगे वीडियोस बनाने का। थैंक्स टू वॉचिंग।